चलो बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 23 प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम प्राकृतिक आपदाएं अर्थात प्रकृति में आने वाले संकट, जो प्रकृति में घटित होने वाले संकट होते हैं, ठीक है, जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सब जानते ही हो कि प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति द्वारा निर्मित या प्रकृति में होने वाली प्रकृति में जो घटित होती हैं, संकट निर्माण होते हैं, उनको प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। जैसे कि असामयिक वर्षा, बाढ़, भूकंप, सुनामी आना, ज्वालामुखी का फूटना, इस तरह के जो संकट पैदा होते हैं और जिससे मानव के जनहानि बहुत बुरी तरह से होती, बहुत ज़्यादा होती है, इन्हें प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। अर्थात प्रकृति में होने वाली घटने वाली आपदाएं, ठीक है, संकट। अभी यहाँ पर अब नया एक केस आया है। उत्तराखंड चमोली में देखो, ग्लेशियर टूट गया है और ग्लेशियर टूटने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ केदारनाथ का जो हुआ था, प्राकृतिक आपदा आई थी, वो सब आप जानते ही हो, उससे कितना नुकसान हुआ था, कितनी भारी मात्रा में जनहानि हुई थी, इस सब के बारे में आपने सुना ही होगा। तो इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे कि लातूर में भूकंप आया था, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, बहुत लोग मर गए थे। तो इस तरह के जो संकट पैदा होते हैं, ये कोई बनाता नहीं है, लेकिन प्रकृति द्वारा ये संकट कभी कभी आ जाते हैं और इसके वजह से कितनी जनहानि होती इन सब के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखो चित्र दिखाई दे रहा है आपको। ज्वालामुखी फूट गया है और उसका लावा जहाँ तक जाता है, वहाँ मलबा जहाँ तक बहता है, लावा जहाँ तक जाता है वहाँ मलबा हो जाता है और बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो जाता है। सुनामी का जो पानी होता है, बाढ़ का पानी जहाँ तक घुसता है, वो सब जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। तो ये सब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। अब बच्चों, यहाँ पर दिया गया है कि बरसात के दिनों में कभी कभी 2-3 दिन तक ज़ोरदार वर्षा होती है और नदी का पानी इतना बढ़ जाता है कि वो उफान पर आ जाती है। कभी कभी नदी का पानी किनारों की बस्ती में भी घुस जाता है। नदी के पानी के स्तर में होने वाली इस वृद्धि को क्या कहते हैं? तो वो है बाढ़, ठीक है। बाढ़ आती है, इसके वजह से नदी में पानी बढ़ जाता है और किनारों पे जो बस्तियां होती हैं वहाँ पर पानी अंदर घुस जाता है और वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। इसी तरह से कई क्षेत्रों में भूकंप बार बार आते हैं। इसके साथ साथ समुद्र में भूकंप आने से क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। तो उन ऊंची लहरों को क्या कहते हैं? यहाँ पर प्रश्न पूछा तो उन ऊंची लहरों को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी पानी अंदर ज़मीन वाले भाग पर भी घुस जाता है। अब बच्चों, हम प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सीखेंगे। जो दुर्घटनाएं प्राकृतिक कारणों से घटित होती हैं उन्हें प्राकृतिक आपदा कहते हैं। भूकंप, बाढ़, आंधी, बिजली गिरना, ओलावृष्टि और इत्यादि जो हैं प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं के कारण बहुत ज़्यादा मात्रा में जनहानि होती है। प्राकृतिक आपदा कब और कहाँ घटित होगी, इसकी ठोस जानकारी मनुष्य के पास नहीं होती है। कि इसकी हमें जानकारी नहीं होती कि ये इस समय ये भूकंप आ जाएगा या बाढ़ आ जाएगी। फिर भी आजकल बहुत सारी मशीनें ऐसी हो गई जिसके वजह से पता चल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसके अंदाज़ा नहीं लगता। जैसे कि अभी मैंने आपको उदाहरण बताया कि उत्तराखंड में जो चमोली में प्राकृतिक आपदा आई थी, जो ग्लेशियर टूटा था, इसका अंदाज़ा वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए थे। तो बच्चों, इसी वजह से प्राकृतिक आपदाओं को टालना संभव नहीं होता है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी सामना करने की आवश्यकता है। बच्चों, अब हम असामयिक वर्षा के बारे में जानेंगे। असामयिक वर्षा अर्थात
महाराष्ट्र में जून से सितंबर तक वर्षा होती है और वर्षा प्रारंभ होने से पहले कुछ स्थानों पर जोरदार वर्षा होती है, जिसे दांगड़ा कहते हैं। वर्षा होने की निश्चित समय को छोड़कर अन्य समयों में, मतलब दूसरे समय में जो बारिश होती है उसे असामयिक वर्षा या बेमौसमी वर्षा कहते हैं। असामयिक वर्षा के कारण लोगों में क्या हो जाती है, भगदड़ हो जाती है। जैसे कि यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये दांगड़े की वर्षा है, ठीक है। और ये लोगों में क्या हो गया है, भगदड़ मच गई है और लोगों की बहुत दुर्गति होती है। खेतों में पानी जमा हो जाता है और सर्दी में फसलों के सड़ने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। असामयिक वर्षा के कारण कभी कभी ओले भी गिरते हैं और ओलों की मार से मनुष्य और पशु घायल हो जाते हैं। मकानों की खपरेल टूट जाती है और फसलों और फलों का उत्पादन कम हो जाता है। तो ये है असामयिक वर्षा, मतलब बेमौसमी वर्षा। बच्चों, अब हम बाढ़ के बारे में जानते हैं। लगातार होने वाली वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, मतलब नदियों में पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है और इसके वजह से वो किनारों की बस्तियों में घुस जाता है। इसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ के कारण मिट्टी के मकान जो होते हैं ढह जाते हैं। मनुष्य तथा पशुओं के डूबने और मरने की संभावना होती है। यहाँ पर देखो किनारे की बस्ती में बाढ़ का पानी घुस गया है, नदी का पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोग क्या हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। और इससे क्या होता है, कभी कभी पशु और मनुष्य भी इसमें डूब जाते हैं और वे मर जाते हैं। बस्तियों में पानी जमा होने के कारण दैनिक जीवन में तरह तरह की अड़चनें पैदा हो जाती हैं। बाढ़ के समय ऊंचे तथा सुरक्षित स्थानों पर जाना चाहिए और बाढ़ के पानी में कभी भी तैरना नहीं चाहिए। इसमें क्या होता है, कभी कभी लोग उसमें बाढ़ के पानी में तैरने लगते हैं कि कुछ अलग ही तरीके से वो हरकतें करने लगते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि वो जो पानी होता है वो पानी साफ़ नहीं होता और वो हमें नुकसान कर सकता है। इसलिए कभी भी बाढ़ के पानी में तैरना नहीं चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र में सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है कि देखिए इस तरह से कितना नुकसान हुआ, बाढ़ की वजह से कितना नुकसान हो गया है। अब बच्चों, हम लोग किसके बारे में सीखेंगे, भूकंप के बारे में सीखेंगे। तो भूकंप जो होता है, ठीक है, भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न तरंगों के कारण ज़मीन पे कुछ सेकंड के लिए, ज़मीन जो होती है कुछ सेकंडों के लिए हिलने लगती है और इसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूकंप के कारण घर की वस्तुएं धड़ाधड़ गिरने लगती हैं। कच्चे मकान जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं और उनके मलबे बन जाते हैं, ठीक है, मलबे बन जाते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि मनुष्य उसमें कभी कभी क्या होता है, मनुष्य उसमें दब जाता है और मर जाता है। यहाँ पर देखो भूकंप आया हुआ है और भूकंप की वजह से जो मकान गिर रहे हैं तो यहाँ पर लोग घायल हो चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है भूकंप में क्या हो गया है, लोग घायल हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह की परेशानियाँ निर्माण हो जाती हैं। भूकंप के समय आपको क्या करना चाहिए, तो भूकंप के समय मजबूत चारपाई और तथा मेज के नीचे आपको बैठ जाना चाहिए। इससे शरीर पर भारी वस्तुओं के गिरने का डर नहीं रहता है और घायल होने का खतरा जो होता है टल जाता है। यहाँ पर हमने बाढ़ देखा, यहाँ पर हमने भूकंप का चित्र हमें दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, अब आगे जो है हम सुनामी के बारे में जानेंगे। सुनामी क्या होती है। कभी कभी जो होता है समुद्र में भूकंप आता है और उसकी वजह से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। जब भूकंप का उद्गम समुद्र में होता है तो अत्यधिक ऊंचाई की लहरें पैदा करता है और इन लहरों को सुनामी कहते हैं। सुनामी के कारण समुद्र तट की बस्तियों के लोग बड़े पैमाने पर हताहत हो जाते हैं। सुनामी की तेज़ लहरें की चपेट में आने वाले जो मनुष्य और पशु होते हैं वो समुद्र में डूबकर मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। सुनामी के प्रबल झटके के कारण समुद्र तट के आसपास स्थित घरों, दुकानों और वाहनों में बड़े पैमाने पर बहुत क्षति होती है।
अब बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा? तो हमने इस पाठ में सीखा है कि वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य समय में होने वाली वर्षा जो होती है वो उसे क्या कहते हैं? असामयिक वर्षा कहते हैं। असामयिक वर्षा के कारण सर्वत्र भगदड़ मच जाती है, खेतों में पानी एकत्रित हो जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ऐसी वर्षा के समय ओले गिरने से जन धन की अत्यधिक हानि होती है। ओलावृष्टि होने से मनुष्य, पालतू पशु, पक्षी, खड़ी फसलें और आम की फसल को क्षति पहुंचती है। वर्षा काल में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर नदियों के जल का स्तर बढ़ जाने पर बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी बस्तियों तथा खड़ी फसल वाले खेतों में भी घुस जाता है। इससे मनुष्य, पशु इत्यादि डूबकर मर जाते हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक हमें किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जब जमीन के अंदर स्थित चट्टानों में किसी कारण से हलचलें उत्पन्न होती हैं तब तरंगों का निर्माण होता है। इससे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण मकान हिलने लगते हैं, वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरती हैं। मकान के ढहने के कारण लोग उसके मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। पालतू जानवर का भी घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। भूकंप के समय किसी चारपाई या मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए तथा दरवाजे की चौखट के नीचे खड़े हो जाना चाहिए। किसी खुले मैदान में चले जाए तो अति उत्तम होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया सुनामी के बारे में कि यदि भूकंप का उद्गम जो होता है सागर में होता है तो सागर में अत्यधिक तीव्र गति वाली ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। जब ये लहरें तट पर स्थित होती हैं तो मानवीय बस्तियों में आ जाती हैं तो बहुत बड़ा विनाश होता है। तो बच्चों, प्राकृतिक आपदाओं का जो सामना होता है वो कैसे किया जाता है? तो बड़े बड़े शहरों में प्रत्येक जिले में किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद जनजीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ उपाय निर्धारित किए जाते हैं और इस कार्य के लिए एक विशेष प्रशिक्षित सेवक वर्ग होता है। आवश्यकता होने पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए सेना के जवानों की भी सहायता ली जाती है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जाना। प्राकृतिक आपदाएं कैसी होती हैं उसके मैंने कुछ उदाहरण भी बताए। तो आपको इन चीज़ों को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इनसे हम बचाव कैसे करें इसके बारे में भी हमने इस पाठ में जाना। मतलब अगर ऐसी स्थिति हमारे सामने निर्माण होती है तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि हम घबरा के डर जाएंगे और हिम्मत छोड़ देंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, उन आपदाओं का सामना हमें डटकर करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है कि प्राकृतिक आपदाओं के जो चित्र यहाँ पर आपको पुस्तक में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह से प्राकृतिक आपदाओं के जो चित्र हैं इन सभी चित्रों को जमा करना है और इन सभी के आपको नाम लिखने के लिए किस तरह की प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब और इसके साथ साथ आपको पाठ का वाचन भी करना, जिससे आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब बच्चों, हम स्वाध्याय की तरफ चलते हैं। स्वाध्याय में जो प्रश्न दिए गए हम उन सभी को देखेंगे। यहाँ पर देखो कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिन्हें हमें हल करना है, तो हमें एक एक करके हर प्रश्न को हल करेंगे। पहले अ का अब क्या करना चाहिए? तो तुम्हारा गांव किसी पहाड़ी पर बसा है, तुम्हारे पड़ोसी गांव भी उसी पहाड़ी की ढलान पर बसा है और वर्षा के कारण वह गांव तेज बाढ़ की चपेट में आ गया। तो आपको क्या करना चाहिए? आप लोग को ऐसी स्थिति आने पर क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर हमें देखेंगे इसका उत्तर। पहाड़ी की ढलान पर बसे पड़ोसी गांव के लोगों को यथाशीघ्र पहाड़ पर बसे गांव में ले आना चाहिए। इन लोगों के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, निवास तथा वैद्यकीय सुविधाओं की अविलंब आपूर्ति करना चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, थोड़ा सोचो और बताओ। ठीक है, नीचे प्राकृतिक आपदाओं और मानव निर्मित आपदाओं के उदाहरण दिए गए हैं। इनका उचित रूप से वर्गीकरण करना है और नीचे दी गई तालिकाएं पूर्ण करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चक्रवात आना, जीर्ण शीर्ण पुराने मकान का ढहना,
बिजली गिरने पर मृत्यु होना, 2 रेलगाड़ियों की टक्कर होना, दीमक लगे वृक्षों के गिरने से नीचे खेलने वाले बच्चों का घायल होना, तेज हिमपात से दैनिक जीवन का अस्त व्यस्त होना, रसोई घर के गैस सिलेंडर का फटने से आग लगना और उड़ते हुए विमान में खराबी आने पर दुर्घटना होना। ये जो है प्राकृतिक आपदाएं और मानव निर्मित आपदाएं। मानव निर्मित अर्थात मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं, मनुष्य की गलतियों से ये आपदाएं निर्मित हो जाती हैं, ठीक है। और प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति में निर्मित होती हैं। बच्चों, इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो कुछ आज भी कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं जो कि मानव की गलतियों के कारण ही निर्मित हो रही हैं। जैसे कि बाढ़ आती है। बाढ़ क्यों आती है बच्चों? क्योंकि हम जो है जगह जगह से पेड़ निकालते जा रहे हैं, पेड़ उखाड़ते जा रहे हैं और मिट्टी जो होती है एकदम ढीली पड़ती जा रही है। और जो पेड़, आपको पता है कि पेड़ जो होते हैं वो मिट्टी को कसकर पकड़ के रहते हैं। और जो हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ों का आपको पता है कि पेड़ों की वजह से भी बहुत जगह वर्षा होती है। पेड़ एक कारण है वर्षा होने का, ठीक है। हाँ, अगर हरियाली ने, पहली बात हमें पेड़ों से हरियाली मिलती है तो हमें ठंडक भी मिलती है। और नहीं पेड़ रहेंगे तो गर्मी होती है। और पेड़ नहीं रहते तो नदियों में कटाव लगातार होता रहता है, जिसकी वजह से मिट्टी ढीली पड़ती है और जो पानी है वो ज़मीन के भाग पर घुसता जाता है। तो कुछ ऐसी आपदाएं हैं जो कि मानव के कारण होती हैं। हम पेड़ काट रहे हैं और नदियों को पाट के वहाँ पर घर बना रहे हैं, लेकिन पानी जो है अपना रास्ता तो छोड़ेगा नहीं, वो कभी ना कभी वहाँ पर प्रलय ज़रूर लाता है। इस वजह से ये आपदाएं निर्माण होती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण आपको दिए गए हैं, तो इन उदाहरणों में से कौन से उदाहरण जो हैं प्राकृतिक हैं और मानव निर्मित हैं, इनमें हमें अंतर देखना है। अब प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण में क्या आता है? जैसे चक्रवात आना, ये मानव ने ही निर्मित करता है। बिजली गिरने पर मृत्यु होना, बिजली अर्थात कौन सा बिजली? जो प्रकृति में निर्मित होती है। बारिश होती है, बिजली चमकती है ना, लाइट आती है, उससे बिजली गिरना। ये अपने प्लग में अगर हाथ डालो और वो बिजली लगने पर मृत्यु होना, वो नहीं, वो तो मानव की गलती से होता है, ठीक है। आप प्लग में हाथ डाल दोगे और करंट लगा और आप मर गए, वो अलग है। लेकिन ये बिजली वो है जो कि प्रकृति में निर्मित होती है और वो उसकी वजह से जब बारिश बहुत ज़ोर से होती है और वो ज़मीन पे गिरती है तो बहुत नुकसान हो जाता है और बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अगर वो पेड़ पे गिरे तो पूरा का पूरा पेड़ जल जाता है। इस तरह के नुकसान हो जाते हैं। दीमक लगे वृक्ष के गिरने से नीचे खेलने वाले बच्चों का घायल होना, ठीक है। अगर पेड़ में दीमक लग गया है तो और वह अचानक में कभी गिर गया तो ये प्रकृति से निर्मित होता है तेज। लेकिन इसका भी हम वो कर सकते हैं, अगर यदि हमें ये पता होगी वो पेड़ ऐसा है तो हमें उसके आसपास नहीं जाना चाहिए और उसे अलग कर देना चाहिए, काट के अलग कर देना चाहिए। इसका ये उपाय हो सकता है। तेज हिमपात से दैनिक जीवन का अस्त व्यस्त होना। हिमपात मतलब बर्फ गिरना। अब यहाँ पर मानव निर्मित आपदाएं कौन सी हैं? जैसे जीर्ण पुराने मकान का ढहना, 2 रेलगाड़ियों की टक्कर होना, ठीक है। अगर मकान में मेंटेनेंस नहीं किया जाए, उसे बराबर तरीके से बनाया ना जाए, पुराने मकान है, चल रहा है मतलब खड़ा है तो उसको कोई मेंटेनेंस ना करो, उसे ठीक ठाक ना करवाओ तो वो गिर जाता है, ठीक है। आप सुनते होंगे कि बिल्डिंगें गिर गई हैं, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग मर गए करके, तो वो उसे सही ढंग से खाली खड़ा कर दिया, बिल्डिंग खड़ा कर दी, उसके बाद उसे कभी मेंटेन नहीं किया, उसे कभी बनाया नहीं, उसकी रिपेयरिंग कभी नहीं की, मरम्मत नहीं की, इस वजह से बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो ये मानव की गलती है, ठीक है, मानव निर्मित आपदा है। इसके बाद 2 रेलगाड़ियों की टक्कर होना। अगर बराबर हमें जानकारी नहीं हो तो रेलगाड़ियाँ टकरा जाती हैं। फिर रसोई घर का गैस सिलेंडर के फटने से आग लगना। अगर आप ध्यान न दो, रसोई घर के गैस अगर लीकेज हो रही हो या आप ध्यान न दो, उसे चालू करके छोड़ दो तो कभी कभी आग लग जाती है। उड़ते हुए विमान में खराबी आने पर दुर्घटना होना, ठीक है। तो ये सब जो है मानव निर्मित आपदाएं हैं। अब बच्चों यहाँ पर 2 प्रश्न हैं।
बर्फीले प्रदेशों में ऐसे प्राणी पाए जाते हैं जिनके शरीर पर बाल होते हैं। उनके बाल सघन होते हैं या विरल, इसका क्या कारण है बताना है आपको। तो बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाले प्राणियों के शरीर के बाल सघन होते हैं। ठंड से शरीर की रक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से इन प्राणियों के शरीर के बाल सघन होते हैं। ठीक है, हाँ, बर्फीले मतलब जहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, ऐसी जगहों पर जो प्राणी पाए जाते हैं उनके बाल बहुत घने होते हैं। सघन अर्थात घने, और ये प्रकृति द्वारा उन्हें एक गिफ्ट मिला है। समझ लो कि उनके बालों की वजह से उन्हें ठंडक नहीं लगती। वो बाल जो है उनके लिए स्वेटर का काम करते हैं, उससे वजह से उनको ठंडक नहीं लगती है। हिमपात, बर्फ़ गिरने और ओले गिरने में क्या अंतर है। ठीक है, अब हिमपात, अब बर्फ़ गिरने से फसलों की भारी क्षति नहीं होती, परंतु ओले गिरने से फसलों की बड़ी पैमाने पर क्षति हो जाती है। बर्फ़ गिरने से मनुष्य और जानवर अधिक घायल नहीं होते, परंतु ओले की मार से मनुष्य और जानवर अपेक्षाकृत अधिक घायल हो जाते हैं। ओले गिरना मतलब समझ लो पत्थर, ओला पानी का पत्थर गिर रहा है। ठीक है, पानी के पत्थर आपने देखे होंगे, पानी के पट 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 ऐसे पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो वो उसकी वजह से मनुष्य और जानवर बहुत घायल हो जाते हैं और फसलों को भी बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है। लेकिन बर्फ़ गिरने पे ऐसा नहीं होता है। अब बच्चों हम आगे के प्रश्न की तरफ चलेंगे। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, हमारे देश की वर्षा को मानसूनी वर्षा कहते हैं। क्यों कहते हैं? हमारे देश में एक निश्चित समयावधि में ही वर्षा होती है, इसलिए इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। मानसूनी वर्षा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक फिक्स टाइम होता है, इतने समय से इतने समय में बारिश होगी। जैसे जून से सितंबर या अक्टूबर तक बारिश होगी, उससे ज़्यादा बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो इसे मानसूनी वर्षा कहते हैं। शीतकाल की फसलों के लिए किस प्रकार की वर्षा लाभकारी होती है? तो शीतकाल की फसलों के लिए हल्की फुल्की वर्षा लाभकारी होती है। तीसरा प्रश्न है, ओलावृष्टि के कौन कौन से दुष्प्रभाव हैं? तो ओलावृष्टि के कारण मनुष्य और पशु पक्षी ओले की मार से घायल हो जाते हैं। मकानों की खपरेल और कवले टूट जाते हैं। ओले के कारण खेतों में खड़ी फसलों और फलों के बागों को हानि होती है। यदि इस समय में आमों में बौर और टिकोरे आए हों तो उनके कुछ भाग नष्ट हो जाते हैं अथवा सड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप आम की फसल का उत्पादन जो होता है कम हो जाता है। अब अगला प्रश्न है, क्या बाढ़ के पानी में तैरना चाहिए? तो उसका उत्तर है, बाढ़ के पानी में तैरना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। पांचवा प्रश्न है, सागर तट के समीप खड़े वाहनों पर सुनामी का क्या प्रभाव होता है? तो सुनामी के कारण सागर तट के समीप खड़े वाहन अंदर बैठे हुए यात्रियों सहित बहुत दूर तक फेंक दिए जाते हैं और वाहनों की भयंकर टूट-फूट हो जाती है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, रिक्त स्थान दिया गया है जिसको हम हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जिस प्रकार पानी में बनती हैं ठीक वैसी ही क्या तरंगे ज़मीन के अंदर भी बनती हैं? यदि वर्षा नहीं रुकी तो पानी कहाँ घुस जाता है? बस्तियों में भी घुस जाता है। तीसरा प्रश्न है, सुनामी के प्रचंड आघात के सामने मनुष्य और अन्य सभी प्राणी हतप्रभ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने रिक्त स्थान पूरा किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारा पाठ ख़त्म होता है और आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको इन सभी चित्रों को, जो कि ये चित्र दिए गए हैं यहाँ पर, सारे चित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाना है, बनाना है, चिपकाना है, और नहीं तो जेरॉक्स करके इसे अपनी कॉपी में लिखना है और चिपकाना है, और फिर उसके नाम लिखने की किस तरह के प्राकृतिक संकट हैं, इनका नाम क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको पाठ का वाचन भी करना है और प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में ध्यान से लिखना है।